अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की दो बड़ी खबरें, दो बड़ी खासियतें, दो बड़े काम आज हो गए जो कि तातुल का शिकार थे। आज हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने ऑफिस संभाला है उनसे आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की। एक ये अहम खबर, और दूसरी अहम खबर कि वो काबीना जो कि तातुल का शिकार थी उसकी तश्कील उसने हल्फ उठा लिया। पहले तो वो तश्कील नहीं हो पा रही थी, उसके बाद हल्फ का मामला भी आ गया। सदर ममलिकत ने उससे माजरत कर ली अपनी किसी बीमारी के सबब। दांत की तकलीफ थी, तकलीफ उन्होंने बताई नहीं, लेकिन क्योंकि वो डेंटिस्ट हैं तो हम यही समझ सकते हैं कि शायद बोल नहीं पा रहे या ओथ नहीं ले पा रहे, तो यही हो सकता है। बहरहाल जो कैबिनेट तश्कील पाई है वो बहुत से इत्तेहादी जमातों का मरकब है जिन्होंने इमरान खान साहब को हटाने के लिए जद्दोजहद की, तो ज़ाहिर है सबको उनका शेयर मिलना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने बताया अपने ट्विटर अकाउंट पे कि ये जो कैबिनेट है ये नवाज़ शरीफ साहब और इत्तेहादियों से काफ़ी खासी मुशावरत के बाद तश्कील पाई गई है, और इसकी अहम बात यह है कि इसमें 5 ख़वातीन हिस्सेदार हैं, 5 ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है। कुल 37 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें कुछ मुशीर हैं, कुछ मिनिस्टर टू स्टेट, प्लस प्राइम मिनिस्टर 38 हो गए जी 38 हो गए। अब यहाँ पर जहाँ जो फवाद चौधरी साहब हैं या जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इसे नापायदार कह रहे हैं। इस पर आपका एनालिसिस ये चाहिए कि वो जितने भी रिजर्वेशंस डिफरेंट जमातों की थी जिनकी वजह से ये ऐलान नहीं हो पा रहा था, ये तश्कील नहीं हो पा रही थी, वो सब रिजॉल्व हो गया। ये कितना पायदार कॉम्बिनेशन आपको लगता है ये कॉम्पोजिशन, और इस पर कितना अर्करेजी की गई? देखिए आयशा, इसका एक तो बड़ा सिंपल सा सवाल का जवाब है जी। वो ये कि आपको याद होगा कि खान साहब के पास भी 172 के करीब पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट थी ना जी, और उनकी भी काबीना 50 एक लोगों की काबीना थी जी। और जब एलाइज ने थोड़ा इधर उधर हो गए तो उड़ गए। यहाँ भी सूरत हाल वैसी है कि एलाइज इधर उधर हो गए तो ये हुकूमत ही उड़ जाएगी। अच्छा। तो क्योंकि फिर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा और 172 दिखाने पड़े जी। और 2-3 एलाइज इधर उधर हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये है तो अनस्टेबल सिचुएशन। अच्छा। ये स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ओके। और ये जो 7, 8, 10 दिन लगे हैं इनको काबीना इकट्ठी करने के लिए और लोगों को सीट्स देने में, अभी भी कुछ लोग हैं जिनको सीटें मिनिस्ट्रीज अलॉट नहीं हुई। एग्जाम्पल खुरम दस्तगीर काबीना में आ गए हैं, अभी पता नहीं लगा कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा जी। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स नून लीग ने 44% ये जो पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी उनकी 48% थी जी। मगर सीटें ये कैबिना के अंदर उनके जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं वो 44% है। तो उन्होंने अपना जो हिस्सा बनता था अगर आप उसी हिसाब से लें तो 4% कम लिया। अच्छा। इसी तरीके के साथ पीपल्स पार्टी जो है उनकी 32% नुमाइंदगी थी नेशनल असेंबली में और उन्होंने नॉट नेशनल असेंबली, वो जो टोटल 174 जो वोट मिला जो नंबर मिला, ओके ओके। और उसमें इनको 28%, वो भी उनको भी कम नुमाइंदगी मिली। अच्छा। तो इसका ये मतलब है वो जो छोटे छोटे लोग हैं ना जिनकी वजह से ये हुकूमत बनी है तो उनको अपने फैसिलिटेट ज़्यादा किया अपने हिस्से से ज़्यादा मिल गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही प्रॉब्लम आएगा कि अगर इतने छोटे छोटे लोग जो हैं, किसी की 4 किसी की 5 सवाए MQM के जिनकी 7 के करीब है मेरा ख्याल है जी। तो उस सिलसिले में तो ये है कि किसी एक के साथ झगड़ा हो गया ना और वो चले गए, बाहर चले गए, तो इनकी फिर और उधर से प्रेसिडेंट ने कहा जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो ये फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो 170 सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द टोटल 341, तो वो तो फिर इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दे आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसीलिए इतनी देर लगी क्योंकि ये ना नहीं कर सकते थे जो इनके अलायंस, अब जो नए अलायंस बने हैं अच्छा। उनको ना नहीं कर सकते थे। तो ये आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये खबर आई है कि जी मेंगल साहब की जो पार्टी है BNP मेंगल, उनको रिजर्वेशंस क्या है, वो नाराज़ हो गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने ये कहा है कि आज हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तय हो गया कि उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। अच्छा। मगर आज हम ओथ टेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि चढ़ाई के अंदर एक ऐसा हादसा हो गया, कुछ लोग वहाँ ज़ख्मी हो गए हैं, फायरिंग हुई है कुछ,
तो उसकी वजह से अगर आज हम यहाँ शेरवानियाँ पहन के खड़े हों और वहाँ लोग सोग मना रहे हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम आज ही ना लें ये। तो हम वो अब चले गए वहाँ अपने लोगों के साथ होने के लिए, फिर वो वापस आएंगे तो उनके लिए एक और सेशन हो जाएगा, फिर वो अपनी ओथ टेकिंग उनकी हो जाएगी। अच्छा। तो कोई नाराज़गी वाजगी नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को अचानक लंदन क्यों जाना पड़ा? कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने जा रहे हैं कि एक मरहला कामयाब हुआ, लेकिन असल खबर अंदर क्या है? अंदर कोई ख़ास नहीं है, सारा कुछ बाहर ही आजकल कुछ छुपता नहीं है। अच्छा। हाँ, वो ये है कि वो गए हैं, शहरी रहमान भी साथ गई हैं उनके हमरा। अच्छा। और वो लंदन जा रहे हैं और वहाँ वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की कुछ डिमांड्स हैं। ये तो हो गया ना जो कि आपने देख लिया काबीना के अंदर। अब वो लाहौर का, पंजाब का गवर्नर भी मांग रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं ये स्लॉट हमें दें। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन भी हमें दें। तो इस और फिर शायद अभी नहीं, पर जब वक्त आएगा, अगर वक्त आया, जब वक्त आएगा तो अगर हमने किसी सूरत में स्टेज में निकाल दिया जी आरिफ अलवी को किसी तरीके के साथ, अगर ऐसा दिन आता है तो फिर प्रेसिडेंसी के अंदर भी आज वादा करेंगे फिर आसिफ जरदारी साहब को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे। अच्छा, तो मौलाना साहब का क्या होगा? अच्छा, अब मौलाना साहब जो हैं, जाहिर है उनकी भी ख्वाहिश बड़ी पुरानी रही है कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए जी। मगर मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब मौलाना साहब को समझा लेंगे। अच्छा कन्विंस कर लेंगे। जरदारी साहब को समझाना आता है। अब मुझे मत पूछे कैसे वो समझाते हैं। अच्छा। उनके पास है एक डबल PhD समझाने के लिए और वो बड़े तरीके के साथ समझा लेते हैं। आप देखिए ना, ये सारा कुछ इकट्ठा किया है, ये कोई छोटा काम किया है। बिल्कुल। ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर दिया, नून लीग के साथ, नून लीग के साथ हाथ कर दिया। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, पहले सेनेट चेयरमैन के ऊपर, फिर वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहाँ भी हाथ हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी थे और उधर हफीज थे। और उधर उससे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर वो भी हाथ, वो भी उन्होंने हाथ कर दिया था। जो चाहा उन्होंने किया। तो आज वो जफियाँ भी डाल रहे हैं, तो मास्टर हैं और लोगों को मना भी लेते हैं। वो अपना मफाद देखते हैं। और सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिसका रब्ता हुआ, जो कि उन्होंने, वो तो जरदारी साहब थे। और उन्होंने कहा भी था एक तकरीब में कि मुझसे फार्मूले पूछे जा रहे हैं। हाँ, फार्मूले हमने प्रोग्राम में बात तो इसलिए अब जरदारी साहब ने यंग मैन को, बिलावल को भेजा है वहाँ कि आप जाके, क्योंकि यहाँ जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात की कि गवर्नर भी चाहिए, सेनेट चेयरमैन भी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि 1-2 और भी मांगे, डिप्टी भी चाहिए, ये नेशनल असेंबली में डिप्टी भी हमें दें। तो मेरा ख्याल है फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखो जी, मेरा तो इतना ही मैंडेट था जितना मैंने किया है। अच्छा। अब अगर आपने ये, क्योंकि मियाँ साहब ने भी कुछ वादे किए होंगे, बड़े मियाँ साहब ने, कि गवर्नरशिप किसको मिलेगी, सेनेट चेयरमैन एंड सो ऑन। तो ये अगर ऐसी बात है तो फिर आप उनसे जाके बात कर लें। मेरा मैंडेट तो यहाँ तक था, अब ये उठ के गए हैं वहाँ, जाके वहाँ बात करेंगे। अच्छा, इतला तो ये है कि वो मोहसिन दावड़ साहब को चाहते हैं कैबिनेट में शामिल करना, लेकिन रिजर्वेशंस कहीं और से आ रही हैं और वो फिर नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने गए कि पता नहीं है NDM। देखिए, मोहसिन दावड़ साहब भी वो बेसिकली अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं जी। और अली वज़ीर साहब, और इनके बारे में आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट के कुछ मसले हैं इनके साथ, मगर मैं समझता हूँ कि समझाया जा सकता है दोनों साइड्स को, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। कौन और अगर इनको आप ले लें साथ तो ये बेहतर होगा। हमेशा एक्सक्लूजन नहीं करनी चाहिए, इंक्लूजन करनी चाहिए। और अगर बड़े मियाँ साहब भी समझते हैं कि इनको साथ लेना चाहिए नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, जेन्युइनली एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी है उन्होंने, तो फिर ये बुरी तजवीज़ नहीं है। एक आध और उनको स्पेशल असिस्टेंस या मिनिस्ट्री या कुछ, मिनिस्ट्री तो मुश्किल है मगर स्पेशल असिस्टेंट बनाया जा सकता है और एस्टैब्लिशमेंट को समझाया जा सकता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। अगर कोई मसला बना तो वी विल सॉर्ट इट आउट। सिटी साहब, डेडलॉक तो नहीं होगा? नहीं, डेडलॉक नहीं होगा। ये आना जाना रहेगा, प्रेस के अंदर बातें चलेंगी, मगर छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। इनको इस बात का एहसास है कि अगर एक भी छोड़ के चला गया ना, अच्छा, तो उसके बाद फिर जो हशर होगा सबका, और जिसमें वो जो छोड़ने वाला है उसका भी हशर हो जाएगा, अनलेस वो या जाहिर है कि वो चला जाए वापस PTI के पास, तो फिर तो और एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो फौरी तौर पे तो मैं समझता हूँ ये स्टेबल है, मगर किसी स्टेज पे भी अगर ये काम ना चला, कोई भी वजह हो गई, कोई क्राइसिस आ गई, कोई आपस में इख्तलाफ हो गया, मेजर पॉलिसी इशू के ऊपर को बात हो गई, किसी मिनिस्टर ने कोई बात कर दी और प्राइम मिनिस्टर कहा ये आपने क्या कह दिया, ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है, तो आगे से कहीं आपकी नहीं होगी, हमारी तो है,
हम तो अलग पार्टी हैं। इस किस्म की चीज़ें हैं और भी हो सकता है, हमें ये दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, नहीं ये तो नहीं दे सकते, देखें ना ऐसे ना करें ना, हमारी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी बदनामी होगी, हमें तो इलेक्शन लड़नी है। मतलब ये हर किस्म की चीज़ हो सकती है। अच्छा, वैसे क्या ये सारा होमवर्क पहले नहीं किया गया था सेठी साहब? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको याद होगा कि ये सवाल पहले भी आया था कि आज तक अभी तक इन्होंने ये चीज़ें स्टिच अप नहीं की। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और उसके वक्त और लोग भाग रहे थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नंबर्स करने के लिए, तो उस वक्त भी कुछ सवाल ये आपने किया था या किसी ने किया था जिसका मैंने जवाब दिया था। पता नहीं आपके पास क्या जवाब दिया था? है अगर आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम प्रोग्राम में स्टिच कर लेते हैं जी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, मगर आगे जो मसला है कि हुकूमत जो बनानी है उसमें बहुत से सवाल खड़े होते थे ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसके ऊपर इत्तेफाक होना पड़ेगा ना। अगर जितने ज़्यादा इत्तेहादी होंगे या अलायंस पार्टनर्स होंगे, हर एक की अपने अपना मौक़िफ़ होगा। फिर उसके बाद वो कितने अरसे के लिए आती है, 1 माह के लिए आती है, 2 माह के लिए आती है, 9 महीने के लिए आती है, फिर ये भी इशू है। फिर वो PDM की हुकूमत होगी, नेशनल हुकूमत होगी, या क्या हुकूमत होगी, या नून लीग की होगी, या पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के बनाएंगे, या पीपल्स पार्टी की होगी। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये इतने आसान नहीं है इन सवालों के जवाब। ये क्या कि उन्होंने ये इतना बड़ा मरहला जो है इतना स्टेज सजाया, लेकिन ये नहीं पता कि जो आगे गले में ढोल पड़ेगा उसको बजाना कैसे है सेठी साहब। तो यही था उस वक्त के मैंने फिर पूछा था एक बड़े कोर आदमी से, मैंने पूछा कि आपने अभी तक वो जो असली बात है कि इसके बाद ये बांटना कैसे है एक दूसरे को, और कहा जी उसकी तरफ हम जा ही नहीं रहे, अगर उसकी तरफ चले गए तो ये डिले हो जाएगा, लड़ाई झगड़े यहीं शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर हम नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे। तो हम सब ने ये इस पे इत्तेफाक किया है कि अगर यहाँ तक आए हैं और एक दूसरे पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जी अब इकट्ठे रहना है हमने, नहीं तो उड़ जाएंगे सारे। और ये मौका फिर नहीं आएगा। इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ दरार है, तो इसलिए वी शुड डू समथिंग। तो ये फैसला हुआ था कि अब हम ये बातें नहीं करेंगे। अच्छा, ये जब एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा बन जाएगा, उसके ऊपर तय हो गया था। जरदारी साहब ने खुद अनाउंस कर दिया था, तुम्हें याद होगा कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने उनको नॉमिनेट और बाद में भी उन्होंने तजवीज़ किया था। इसके अलावा और कोई तय नहीं हुआ था। उसके बाद यही हुआ था कि जी फिर सीट एडजस्टमेंट और ये वो सारा कुछ या बाद में करेंगे। इसीलिए इनको 7-8 दिन लग गए। ये सारी नेगोशिएशन करते करते मोटी बात हो चुकी थी। बारीकियों में नहीं गए थे, अब जाना पड़ गया बारीकियों में। अब जब बारीकियों में जाना पड़ गया तो फिर वक्त तो लगता है, क्योंकि इतने लोग थे, कभी शहबाज इधर भाग रहे हैं, कभी शहबाज उधर भाग रहे हैं, फिर इधर मीटिंग मुलतवी होगी, अच्छा जी आप रात को सोच लें, कल फिर बात करेंगे। तो ये चीज़ें चलती हैं। ये कोई एक नेगोशिएशन तो नहीं हो रही थी, कितने 8-9 पार्टनर्स हैं यहाँ, तो सबके साथ नेगोशिएशन हो रही थी। जिनको एक सीट मिल रही थी वो तो सिर्फ यही था कि अच्छा क्या मिलेगा। मगर पीपल्स पार्टी और JUI और नून लीग और MQM ये तो काफ़ी दे आर सब्सटैंशियल ना, तो इनके दरमियान जो बातचीत थी वो उसके ऊपर ये वक्त लगा है। अच्छा, बहुत अहम सवाल और भी बाकी हैं, लेकिन ब्रेक से पहले 1 मिनट है और उसमें PTI की तरफ से ये इस्तदलाल आ रहा है कि ये जितनी भी कैबिनेट है इसमें ज़्यादातर अरकान के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर जमात है और वो ज़मानत पर है, वो अहल नहीं है इस मनसब के जो उन्होंने अभी उन्हें मिला। नहीं देखिए, अहल हैं, बिल्कुल हैं, ना अहल तो हो अगर कन्विक्शन हो तो, कन्विक्शन तो हुई नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि सबको इस बात का ऐसा, पहली बात है कानून कोई नहीं है ऐसा जो कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है, कन्विक्शन नहीं है, केस है, तो फिर आप यू कैन कंटेस्ट, आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं और आप पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं और आप ओथ भी ले सकते हैं। ये यहाँ भी ऐसे ही है, हिंदुस्तान में भी ऐसी है। एक वक्त था कि लोगों ने ये चेक किया था कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कितने हैं इंडिया में भी 1/3 एक ऑफ द लोकसभा। हाँ, 1/3 से मतलब है 33% ऐसे थे जिन पे केसेस थे। वहाँ भी, यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है। और यहाँ तो हमें पता चला है ना कि यहाँ तो FIA नैब खान साहब ने पूरी इस्तेमाल की और एक कन्विक्शन भी नहीं ले सके। तो यहाँ कौन सा बंदा है जो कि जिसके ऊपर केस नहीं है? सबके ऊपर केसेस हैं। वो तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी जब इन्होंने हल्फ उठाए थे तो तब इनके ऊपर भी केसेस थे और वो तो आखिर में बरियत का फैसला हुआ है सदर आरिफ अलवी का। जब सदर आरिफ अलवी को हम याद कर रहे हैं तो देखिए उन्होंने कैबिनेट से हल्फ भी नहीं लिया, वही रीज़न। उससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी हल्फ लेना पसंद नहीं किया। सदर के मामले का क्या बनेगा उस पर भी हमने बात करनी है। और इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है, ये किसने कहा और इसमें कितना वजन है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत की खुशियाँ पूरी तरह से रास नहीं आ रही, क्योंकि इधर सदर आरिफ अलवी अपनी सीट पर डटे हुए बैठे हैं, उधर उन्होंने गवर्नर पंजाब को डट कर बिठाया और कहा है काम कंटिन्यू रखें। उधर पंजाब का मामला क्या, उस पर बात में जाएंगे। सदर आरिफ अलवी को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब भी कंसल्टेशंस कर रहे हैं, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब से भी बात की, बट अख्तर मेंगल साहब मोहतात होने का कह रहे हैं। सिट साहब, थिन मेजोरिटी की आपने बात की, सदर आरिफ अलवी क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में अपनी सीट पर बैठे हुए, और इधर क्या प्लान्स हैं इम्पीचमेंट को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि आरिफ अलवी साहब हर चीज़ के ऊपर डिले कर सकते हैं। रोक बहुत सी कम चीज़ें हैं जिनको रोक सकते हैं, मगर डिले कर सकते हैं। अब तो अगर ये हुकूमत आई है 4, 5, 6, 7 महीने के लिए, तो फिर एक महीने की डिले भी बड़ी ख़तरनाक है। देखिए ना, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा ये, क्योंकि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता है, और वो डिले कर देंगे। ये लिख के भेजेंगे कि ऑर्डिनेंस पास करें, और वो ऑर्डिनेंस के ऊपर 15 दिन बैठ जाएंगे, फिर ये रिमाइंडर देंगे, फिर 10 दिन और बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर उनको इशू करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर नहीं करेंगे तो ये फिर अदालत जाएंगे कि जी प्रेसिडेंट के ये कानून कहता है, वो करेगा नहीं, फिर अदालत कहेगी कि हाँ ऐसी है, तो अदालत में भी 10 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ये होगा कि बिफोर अदालत जजमेंट देती है वो कर देगा। तो मतलब ये है कि जैसे इन्होंने हर किस्म के हर्डल्स, रुकावटें क्रिएट की, जो कुछ अभी तक हो रहा है पंजाब में हुआ या इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इसी तरीके से आरिफ अलवी हर स्टेज पे डिसरप्शन करेंगे, डिले करेंगे। अब कानून के मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर इनको कोई हदायत करता है कि ये काम कर दें, ये हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया, इसको ओके करें, तो पहली स्टेज पे तो वो 15 दिन तक बैठ सकते हैं उसके ऊपर, जैसे गवर्नर को हटाने की समरी पे बैठे हुए जी। तो उसके बाद फिर आप फिर कहते हैं उनको कि जी आप 15 दिन हो गए, अब तो वो फिर आगे से वापस कर देंगे, कहेंगे जी मुझे नहीं मज़ा नहीं आया। फिर कानून ये कहता है कि आप एक फिर बना के भेजेंगे, फिर 10 दिन बैठना पड़ेगा। अच्छा। 25 दिन के बाद फिर अगर वो करें या ना करें वो कानून बन जाता है जो आप चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से गवर्नर को हटा दें, गवर्नर को लगा दें, वो फिर 25 दिन 30 दिन वो छुट्टियां भी आ जाती हैं, ये भी हो जाता है, वो फिर निकाल जाएंगे। और यहाँ सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन सियासी हालात बदल रहे हैं, और इनको अपने बंदों की ज़रूरत है कि हमारी हर जगह पे हमारे बंदे बैठे हों। कल को इमरान खान साहब किसी किस्म के हमला कर दें सियासी, तो उसको काउंटर करने के लिए इनको अपने बंदे राइट जगह पे चाहिए ना। तो अगर वो अलवी साहब जो है वो इजाज़त ही ना दे, अब ये सारे इलेक्टोरल लॉज जो हैं इनको तब्दील करना है, ऐसे ही है ना, रिफॉर्म करना है, नैब को रिफॉर्म करना है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे? ये पहले तो पार्लियामेंट के अंदर उनको ठीक ठुक करेंगे, 8-10 दिन वो लग जाएंगे, फिर उसके बाद ये भेजेंगे, महीना वो लेके बैठे रहेंगे, ठीक। और इन द मीन वाइल जब ये कानून साजी हो रही है और प्रेसिडेंट अलवी जो है हर जगह पे रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, तो इन द मीन वाइल खान साहब सड़कों पे दंदना रहे हैं, खान साहब के लोग जो हैं वो तशद्दुद की तरफ बढ़ रहे हैं, और तो हर जगह पे अफरा तफरी पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो होंगे। इसलिए ये सवाल कि जी आरिफ अलवी साहब हर स्टेज पे आपको तकलीफ़ देंगे। अच्छा। इसलिए आप सोच रहे हैं कि जी इनको फिर कैसे निकाला जाए। अब निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आइन के अंदर वो ये कहते हैं कि जी सेनेट के अंदर 100-101-2 लोग हैं, और इधर पार्लियामेंट के अंदर 341 है जी टोटल मेंबरशिप। ये नहीं कि जितने वहाँ होंगे वो नहीं, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप 341 342 है जो भी है, तो उसमें प्लस 100, तो ये हो गया 442 के लगभग। इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और 2/3 कितनी बनती है? 294 जी। तो 294 वोट्स चाहिए इनको आरिफ अलवी को निकालने के लिए। और अभी कितने हैं? अभी इनके पास 38 वोट शॉर्ट है। अच्छा। तो 40 के करीब वोट्स इनको और चाहिए। और अब वो जो लोग 20-25 लोग जो पीटीआई के भी इधर चले गए, उनको भी अगर ये शामिल कर लें तो उसके बावजूद इनको फिर भी 38-40 के करीब। तो ये नामुमकिन है? ये बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन, बहुत मुश्किल है। अच्छा। ये इतना आसान नहीं है। अलबत्ता अगर उनमें से और लोग टूट जाएं, अच्छा, पीटीआई से और लोग टूट जाएं, जो कि इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, मगर इस स्टेज पे आके रोकें कि जी हम भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आरिफ अलवी को निकाल देते हैं। अच्छा। तो फिर ठीक है, फिर पॉसिबल है। तो इसका ये मतलब है एक राउंड और हो सकता है कि लोगों को बुलाने का, खींचने का, वादे करने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अलबत्ता आरिफ अलवी साहब की आपने बात की, तो आरिफ अलवी साहब एक और प्रॉब्लम भी इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए? शहबाज शरीफ साहब क्या? अब ये 2-3
वोटों के साथ ही बैठे हो। 174 एंड 171 चाहिए, तो 174 इनके पास 3 है। लोग हैं ना। जी। अब किसी स्टेज पे भी आरिफ अलवी साहब ये फैसला करें कि इनके पास अब 171 से भी कम है, जी। कुछ लोग चले गए हैं छोड़ के इनको, या कोई लोग बीमार हो गए हैं, या कोई वफात पा गया, ये हो गया वो हो गया, जी। और एकदम अनाउंस करें जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप, जो कि वो कर सकते हैं। जी। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द हाउस कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और शो करें कि आपके पास मेजॉरिटी है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भागेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे बंदे इकट्ठे करने के लिए। तो ये, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे, वो हर महीने तो उन्होंने कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। फिर आप क्या करेंगे? गंद डालना है ना, तो गंद डालने के लिए तो बड़े तरीके हैं। हाँ, लेकिन सेठी साहब वो वोट काउंट नहीं किए गए थे जो मुनहरिफ हुए हैं अरकान इस वोटिंग के दौरान, और उधर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, चल रहा है। तो अगर उस पर फैसला आ जाता है तो फिर और भी मसला बन जाएगा। अगर डिपेंड करता है अगर हक में आता है तो सेफ है। हाँ, मगर वो डी सीटिंग का ही आएगा ना, अगर आया तो उसमें तो फिर सेफ हो जाते हाँ, हैं। फिर तो सेफ हो जाते हैं। मगर बात ये है कि इतना छोटा मार्जिन है कि आशा अगर बीएनपी इधर हो जाए या उधर हो जाए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले, फिर क्या होगा? फिर कहाँ से लेके आएंगे लोग? अच्छा, ये मसला है। नहीं तो ये तो फिर ब्लैकमेलिंग में इजाफा हो सकता है, कोई भी चाहे। मगर इसमें जो इस हद बात तक है जाए। ये कि अगर वो डी सीट भी होते हैं, जी। वो तो पहले ही ये इशू चल रहा है ना कि उनको डी सीट किया जाए। जी। तो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं और सिर्फ डी सीट तक भी मामला रह डी सकता सीट ही होते हैं और नहीं होगा कुछ, ये मैं लिख दूं आपको। अच्छा। कोई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ शायद कोई नहीं होनी। अच्छा। हाँ, वो होनी नहीं है। डी सीट ही होना। आइन बड़ा क्लियर है और जजेस ने जो आइन के अंदर लिखा है वही करना है। पीटीआई के जज्बात को उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने देखना कि आइन के अंदर क्या लिखा है। अच्छा। और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर है कि डी सीट हो गए, उसका ये मतलब है कि आप जाएँ फिर से एक इलेक्शन लड़ के आएँ आप। अच्छा। हाँ, तो अगर वो हो गया और ये सारे के सारे लोग जो हैं जो जिन्होंने अभी तक तो वो क्रॉस ओवर नहीं हुए ना, नहीं हुए। अभी तो डी सीट को उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो डी सीट कैसे हो गया? सेफ खेला ये सेफ इस खेला। मामले में। तो अब दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपने वोट्स जो हैं रेजिग्नेशंस दिए हैं, जी। मगर अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ये सेफ हो जाएंगे, और अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं होते तो किसी स्टेज पे भी पीटीआई वापस आ जाएगी और वापस आके वो हमला कर देगी इनके ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर जो लोग, कुछ लोग डी सीट हो जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से पूरी मेजॉरिटी करेंगे? फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दे कैन एक्चुअली हैव अ गो एट द प्रेसिडेंट और अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तो है सिचुएशन। अच्छा। तो अभी 200 के करीब है ना इनके पास, उनके कोई 20-25 उनके आए हुए जी। हैं, और अगर प्रेसिडेंट आज कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो ये ले लेंगे, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। मगर वो देखेगा कि किस स्टेज पे उसने इनको अटैक करना है। अच्छा। और वो स्टेज आएगी जब जजमेंट आ जाएगी। अगर डी सीटिंग के ऊपर कोई रूल आ गया जी। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है प्रेसिडेंट, हाँ आयशा, तो ये जो डी सीट वाले हैं उस वक्त तक तो डी सीट नहीं हुए होंगे, बिकॉज अभी तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। कोई फिर ये जब वोट डालेंगे जी, तो फिर डी सीट हो सकते हैं। तो अब बात यह है कि उसी सूरत में ये वोट डालेंगे जबकि उनके 172 से कम हो जाएंगे। अभी वो होने का इम्कान कोई नहीं है, बिकॉज ये सारे इकट्ठे हैं ना अभी इस वक्त। ठीक है। तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड करना, फेल करना आसान काम नहीं है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। और अगर उन्होंने 6 महीने के लिए आए हैं, 9 महीने के लिए आए हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करके रखते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा। मगर अगर वो जो बाकी लोग हैं वो अगर डी सीट हो जाते हैं किसी स्टेज पे, कितना आगे जाएगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट? अब आप नहीं, जल्दी हो जाएगा ये। अब विद इन अ वीक? नहीं, आए देखो, अब ये ज्यादती कर रही है। नहीं, आप देखें ना, समाज को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं नहीं, ना, वो आप देख रहे जज हैं साहब ना। कह रहे हैं हम सुनेंगे इस चीज़ को। अच्छा। हाँ, वो सुनेंगे, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए। कोई उसमें अब तो कोई जल्दी नहीं है ना, क्योंकि वो इशू, डी सीट का इशू तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अपना वोट। वो जो 25 लोग थे जिन्होंने क्रॉस ओवर करना था, उन्होंने क्रॉस ओवर वोट तो नहीं डाला, तो वो अभी बच्चे में हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है, तो उनका एक्ट नहीं आ सकता अंडर द अभी, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है इस वक्त। अच्छा, लेकिन सदर जो भी कर रहे हैं उन पे तनकीद की जा रही है कि वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे इस नई हुकूमत को। तो सदर को काउंटर करने के लिए कुछ सोचा है हुकूमत ने? एनीथिंग इन हैंड? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है सदर को काउंटर करना। तो फिर इमरान खान साहब की महारत को दाद दें आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर जगह पे रुकावटें क्रिएट की हुई।
रोड ब्लॉक्स, खुद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जी। एक क्राइसिस क्रिएट करने के लिए, मगर वो रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुए। जी ठीक, उधर प्रेसिडेंट को बैठाया हुआ है, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर्स बैठाए हुए हैं। जी ठीक, सिंध के गवर्नर तो चले गए, लेकिन अभी उन्होंने तक खुद उन्होंने कर गवर्नर दिया। हाउस नहीं खाली किया। जी अच्छा, शायद मेरा ख्याल है उनसे गलती हो गई, अगर वो बैठे रहते, हाँ ये सब गवर्नर्स बैठे रहते तो कोई हर्ज नहीं था, बिकॉज प्रेसिडेंट उनको अगर रिमूव भी करना है तो प्रेसिडेंट ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है। तो प्रेसिडेंट हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट के थ्रू, यस, वो यही तो लेके बैठ गया ना, 25 दिन तो उन्होंने अब और वो मिल ये है जाते। कि तो अगर पंजाब में उन्होंने ये काम रास्ता किया तो सिंध में भी कर सकते थे, केपी में भी कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है उनसे गलती होगी, उनको एहसास नहीं था इस बात। अगर होता तो उन्होंने कहना था बैठे रहो और कुछ कोई लेजिस्लेशन पास ना होने दो। इन्होंने वादे किए हैं एमक्यूएम के साथ, उनका गवर्नर आएगा, तुम बैठ जाओ, कैसे आएगा? ठीक है ना, तो ये उनसे थोड़ी सी मेरा ख्याल है टैक्टिकल गलती हो गई है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो गवर्नर रखना चाहिए था, ये जल्दबाजी की हमने। इसीलिए कहते हैं किसी सियाने बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए, सेठी साहब से मशवरा कर लेना चाहिए था। बहरहाल नहीं, मेरे साथ तो कोई और मशवरे कर रहे थे। चले, इसको भी अभी राज ही रखते हैं हम। इधर उस्मान बुज़दार साहब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, गवर्नर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, और उधर सदर ममलिकत आरिफ अलवी क्या क्या कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर रखे हैं, इस पर बात हुई। मज़ीद बात को खोलेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, लैंड माइन्स बिछाई हैं इमरान खान साहब ने जाते जाते शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये कहना है शहबाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना है अब, मिफ्ता इस्माइल साहब। वो लैंड माइन्स बहुत सी हैं, और उनमें से एक जो है वो पेट्रोल प्राइसेस, वो जो उन्होंने कहा जी मुंजमद रहेंगी बजट तक। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख के कहा है कि आप जो सब्सिडी है पेट्रोलियम मसनूआत पे उसको फौरी एंड करें, और जो श्रीलंका जैसे हालात हैं वो मत बनने दें मुल्क में। और भी उन्होंने बेटरमेंट के लिए इकॉनमी की कुछ सजेशंस दी हैं। लेकिन अगर ये फैसला शहबाज शरीफ साहब करते हैं, आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस किधर पहुंच जाएगी, और इसका एक रिएक्शन आएगा पब्लिक की तरफ से। इमरान खान साहब पहले सबको मोबिलाइज करें, शहबाज शरीफ साहब रेडी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। सब्सिडी है कितनी? कोई 50 रुपए के करीब सब्सिडी है जी 1 लीटर के ऊपर। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए उसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर आप सब्सिडी हटा देते हैं। जी अब 150 रुपया पर लीटर। जी अब आप खुद सोचिए कि गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ये तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत हर चीज़ में, पेट्रोल डीजल हर चीज़ में, ट्रैक्टर्स में चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। आगे ईद आ रही है और उससे पहले तो अब इमरान खान साहब के ऊपर भी ये प्रेशर था। उन्होंने सोचा कि ये बड़े मुश्किल हालात हैं, इस वक्त आवाम बड़ी नाराज़ है और ये मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को कहा कि 1 महीने के लिए ये मत बढ़ाओ। अच्छा। उसने आगे से जवाब ये दिया कि ये तो IMF गले पड़ जाएगी हमारी, आगे ही वो मसले बने हुए हैं, ऊपर से आप ये अगर ये नहीं करेंगे तो IMF जो $1 बिलियन जो देने हैं वो रुक जाएगा। उसने कहा डजंट मैटर, सियासत को आगे रखो। इस वक्त अगर हम ये कर देते हैं तो हम उड़ जाएंगे, पैदे ही उड़ रहे हैं और बिल्कुल ही बचेंगे नहीं। तो इस वक्त आवाम को कोई तकलीफ ना दो। अच्छा। IMF नहीं देती, ना सी कड़वा घोट करो और आगे देखते क्या होता है। अब वो लैंड माइन अब वो चले गए हैं, अब वो महीना पूरा हो गया। ਹੁਣ IMF कहती भी है कि 1 महीने में 150 अरब रुपए का नुकसान हो गया है बजट को, 150 अरब रुपए पर मंथ। अब अगर मिफ्ता इस्माइल नहीं लगाता, 1 महीना और चलता है या 2 महीने बजट तक चलता है। मिफ्ता इस पे राजी खुश नहीं है वैसे। मैं बताता हूँ, मेरी बात हुई है, लड़ाई हुई है मेरी उनसे। अच्छा, हाँ मैं अभी बताता हूँ, बताएं। तो वो ये कि तो ये 3 महीने अगर ये नहीं इसको इंक्रीज़ करते, क्योंकि इनको पॉलिटिकल स्पेस चाहिए कि इस वक्त कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो। खान साहब तैयारी में बैठे हुए बाहर पाउंस करने के लिए, आवाम थोड़ी सी बेचैन हो, ओए एक ही किया इन्होंने, ये तो उससे भी बुरे हैं, इन्होंने आगे 50 रुपये बढ़ा दी, आवाम को लेके ये एक और धरने चलने शुरू कर दिए। सही है। तो ये सारा जो मामला है ना, ये फिर एक ख़तरनाक एरिया में चला जाएगा, और जो पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा अपनी कंस्टिट्यूंसी से कि आप किस हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, वो तो ये कर रहे हैं जो इमरान खान साहब से हो रहा था, जिसकी वजह से उसको छोड़ा है। तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 महीने के लिए नहीं बढ़ाते पेट्रोल की प्राइस और सब्सिडी जो है वो देते रहते हैं, तो 450 अरब रुपए की ज़रूरत है इनको। बजट के बाद कर लें, मगर अभी तो ना करें, क्योंकि अभी बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन है। 3 महीने के बाद खान साहब कितना जान है खान साहब में, कितने लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे,
वो बात की बात है, देखा जाएगा। अच्छा, अभी तो ये सिचुएशन है कि अगर अभी कीमतें बढ़ गई तेल की तो फिर तो बाहर शोर पड़ जाएगा और ये बिल्कुल ये हुकूमत जो है ना ये डामाडोल हो जाएगी। तो इसलिए एक तरफ 450 अरब रुपया कहाँ से आएगा, 150 अरब रुपया तो ऑलरेडी बजट से निकल गया है, खान साहब छोड़ के निकाल के फेंक गए हैं, तो बाकी 450 और निकल गया तो फिर रह क्या जाएगा। फिर इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं से तो वो पैसे आने पड़ेंगे ना। अब वो कहाँ से आएंगे, इस वक्त टैक्सेस तो लगा नहीं सकते, अमीरों के ऊपर टैक्सेस तो लगा नहीं सकते, वो तो बजट में आएंगे, उसके लिए एक अलग बिल चाहिए, वो फिर वक्त लगता है वो सारी चीज़ को। मिनी बजट, अच्छा अब मिनी बजट क्या है, अप्रैल है, मई के एंड में तो बजट बनाना पड़ता है, जून के पहले हफ्ते में बजट रिलीज हो जाता है, एंड ऑफ में 29 30 मई तक यू हैव टू डू एवरीथिंग। उसके बाद डिबेट होती है ना, उसके बाद पूरा एक महीना जो होती है वो सप्लीमेंट्रीज होते हैं, डिबेट होती है, सारा कुछ। तो अब बात ये है कि अपनी बजट 1.5 महीने के लिए तो कोई नहीं लाएगा, नहीं आ सकता। तो अब सिर्फ यही फैसला करना है कि पेट्रोल बिजली ये सारा एक खाता है ना, एनर्जी प्राइसेस, ये बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। और जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही थी, वो इकोनॉमिस्ट तो हैं, वो तो देखते हैं नंबर्स को जी, वो सियासत को नहीं देखते। वो कहते हैं जी तो इसके बगैर तो मारे जाएंगे। तो मेरी जो बहस हुई मिफ्ता साहब के साथ, मैंने कहा मिफ्ता तुम ना करो, इसको मत बढ़ाओ। कहने लगा कैसे ना बढ़ाएं, मारे जाएंगे हम, हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, IMF नहीं देगी। तो मैंने कहा ऐसे करो, फ़ौरन उठो और जाओ IMF के पास और IMF को बताओ कि ये सूरत हाल है। अच्छा, और अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो हम उड़ जाएंगे। अच्छा। हम उड़ जाएंगे तो फिर भुगत लेना जो कुछ होता है उसके बाद। ठीक, ओके। तो अब बात यह है कि आज शाम को, और ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, एक तो पैसे जल्दी से दें और दूसरा ये है कि हमें कुछ थोड़ी सी स्पेस दें, गुंजाइश दें कि हम इस मामले को तय करें। तो अब एक तरफ तो वो सब्सिडी का इशू चल रहा है जी, और आप मुझे अभी बता रही थी कि वो कोई बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वो कहते हैं जी कि ये सब्सिडी हटा लें और जो पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं वो कहीं और से निकाल के, गुर्बत बढ़ जाएगी ना, वो कहीं और से निकाल दे। वो गलत बैड एडवाइस। अच्छा, वो बेसिकली इस वक्त सियासत को इंचार्ज बनाना चाहिए, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स इन कमांड। ये 3 महीने के लिए पॉलिटिक्स इन कमांड होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स नॉट इन कमांड। अच्छा, और IMF के साथ जाके बात करें। और मेरा अपना ये ख्याल है कि IMF थोड़ी सी ज़्यादा आपकी तरफ नरमी दिखाएगी, बिकॉज अभी ऑलरेडी एक यहाँ रजीम चेंज हो गई है और एक और रजीम चेंज होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इमरान खान साहब तो इस बात पे भी वजन देंगे नहीं, वो ना तो कि अगर IMF ने थोड़ा बहुत नरमी दिखाई तो वो शोर डाल देगा। वो कहेंगे तो देखा, अब क्या फ़र्क पड़ता है शोर डालने का। हाँ। अब तो ये है कि वो कहेंगे जी हम ये जो नून लीग वाले हैं या ये PDM वाले हैं, ये तो यही कहेंगे ना आयशा कि ये देख लीजिए बम छोड़ गए थे, कितने बम छोड़ गए थे। अब हम क्या करते, हमने जाके बम को डिफ्यूज़ तो करना ही था ना, और हमें तो डिफ्यूज़ करना नहीं आता, तो IMF के पास ही जाना था ना डिफ्यूज़ करने के लिए। तो मतलब ये है कि इट डजंट मैटर खान साहब अब क्या कहते हैं, व्हाट मैटर्स इज कि आवाम क्या कहती है। और आवाम को नहीं, आपने नाराज़ नहीं करना, ये मेरी तजवीज़ थी। अच्छा। अब ये करते क्या है क्या नहीं करते वो तो फिर जो भी करेंगे भुगतना पड़ेगा। अगर ये तो ये भी हो सकता है कि ये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये सब्सिडी काट दें। मेरी तजवीज़ तो ये थी, मैंने एक प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि बिल्कुल एक ढेले की कीमत ना बढ़ाएं पेट्रोल की। पेट्रोल की कीमत के साथ सारी अशिया की कीमतें जुड़ी होती है, वो बढ़ती जाती हैं। ऑलरेडी महंगाई जो है, इन्फ्लेशन चल रही है, आप मेहरबानी करें इस वक्त कोई ऐसा काम ना करें। और ये अगर 450 है, अगर कोई सड़कें बन रही हैं, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं और फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे चल रहे हैं, सबको रोक दें। बादशाह डैम के ऊपर पैसे लग रहे हैं, रोक दें जी। सारे बजट्स डेवलपमेंट जहाँ जहाँ हो रही है रोक दें, वहाँ से पैसे निकालें और ये सब्सिडी दे दे, तेल की कीमत मत बढ़ाएं। ठीक है, ये मेरी तजवीज़ थी। अच्छा। और फिर जून जुलाई के बाद जो बजट आएगा उस वक्त तक आपकी हुकूमत भी स्टेबलाइज हो गई होगी, देखा जाएगा खान साहब कमज़ोर हो गए हैं या स्ट्रांग हो गए हैं। इनकी यही उम्मीद होगी कि ओवर टाइम ये थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर ये अपना बजट बनाएं और IMF के साथ मिलके बैठ के बजट बनाएं, जिसके साथ ये अगले 8-10 महीने निकाल लें और फिर देखा जाएगा क्या होता है। और इमरान खान साहब और हमाद अजहर साहब ये बात करें कि रूस के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा था 30% तेल और गंदम कि जा रहा था ना। हाँ। तो अगर होने जा रहा था तो अभी भी हो जाएगा। अच्छा। और अगर नहीं होने जा रहा था तो अभी भी नहीं होगा। अच्छा। तो ये क्या बिग डील है कि रूस के साथ ये होने जा रहा था और ये सब मैं क्या आपको बताऊं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं रहे तो ये हुआ नहीं। और देखिए, मैं होता इनकी जगह पे तो मैं तो अमेरिका को ये कहता कि याद दो सानू। अच्छा। तो नहीं तो फिर असी रूस को जा रहे हैं, असी तो भुखे तो नहीं मरना।
ठीक है ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ IMF ਨੂੰ ਕੋ 2-3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं वो पाजी सर मेहरबानी करो ਅਸੀਂ आ गए हैं गोडे छोटे हाथ लाओ पैसे ले आओ शिवाशी जा यार रहे ये हैं बात ही है ये ऑनर की बात नहीं है ये इज्जत की बात नहीं है आपने अवाम के पेट भरने हैं ठीक है प्रायोरिटी आप आवाम को दें बाकी सब चीजें साइड पे रखें तो मिफ्ता साहब जा रहे हैं या ऑनलाइन ही शिरकत करें मैं आपको बता दूं मिफ्ता साहब आज रात को जा रहे हैं अमेरिका अच्छा वहाँ वो आज क्या दिन है आज ट्यूसडे है ना जी, मंगल। वो कल पहुँचेंगे वहाँ अमेरिका और उसके अगले दिन 2 दिन उनकी मीटिंग्स हैं विद IMF अच्छा। और बाकी वर्ल्ड बैंक की सारी ऑफिशियल्स के साथ उसके बाद वो वहाँ से ओवर द वीकेंड निकलेंगे और मंडे के दिन मेरा ख्याल है वो लंदन पहुँचेंगे वहाँ जाके फिर बड़े नवाज शरीफ साहब के साथ जाके मिलेंगे वो और वेंसडे के दिन वो वापस आएंगे मैं आपको पूरा उनका शेड्यूल बता देता हूँ तो ये वहाँ डार साहब से भी बात होगी ना आफ्टर ऑल वो सियासत तो वहाँ हो रही है जी हमने तो सुना था बजट इसहाक डार साहब बना रहे हैं उन्होंने कुछ बना के रखा होगा ना तो मिफ्ता को कंसल्ट अब ये कंसल्टेशन होगी वहाँ ठीक है तो ये सियासी भी होगी और माशी भी होगी हाँ उधर बिलावल भी पहुंचे हुए हैं Yes. शरी भी पहुंची हुई है हाँ। तो अब शरी रहमान साहब की तो हमने अमेरिका में अपॉइंटमेंट की बात सुनी थी और अब नहीं मेरा नहीं ख्याल उनको तो मिल गया ना कलम मिनिस्ट्री मिल गई नाले शरी रहमान एक दफ़ा हो आई है ना अमेरिका से अच्छा। अब फिर वापस नहीं कुछ जाना चाहता एक दफ़ा हो जाए वो कहते उत्ते चलो अच्छा अमेरिका से ऊपर क्या अमेरिका से ऊपर मिनिस्ट्री है ना ओके ओके इन पाकिस्तान Yes, अच्छा of ठीक है इस पे प्रेफरेंस लेकिन जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब के विजिट्स जो सऊदी अरब और चाइना के हैं हाँ वो भी इसमें वो जा रहे हैं और वो जाएंगे और आप देखिएगा दोनों जगह से बड़ी अच्छी खबर लेके आएंगे ये मैं आपको पहले बता देता हूँ चले हम इसकी उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छे की उम्मीद रखते हैं और वही बात की प्रायोरिटी आपको आवाम को देनी होगी और यही बात शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र है भी और उन्हें रखना भी होगा अगर वो इसी सेटअप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें आवाम के लिए अपने दिन रात सर्व करना होंगे और उसी पर कायम भी हैं प्रोग्राम के हवाले से आप कोई फीडबैक देना चाहें सेठी साहब से कोई सवाल पूछना चाहें वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।